जय हिंद एंड वेलकम बैक अगेन इन द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। बच्चों, ये सेकंड पार्ट में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 का, सभी 11 कॉमर्स के बच्चों के लिए। ठीक है। सो पिछले पार्ट में यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने बैंक्स के बारे में चर्चा की थी, बैंक के मेन फंक्शन और सब्सिडरी फंक्शंस के बारे में बात की थी। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं सब्सिडरी फंक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में। तो बी रेडी विथ योर नोटबुक्स। ठीक है, आपकी पेन पेंसिल के साथ रेडी हो जाइए। अब हम देखने वाले हैं सब्सिडरी फंक्शन। जैसा कि हमने टेबल में देखा था, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ बैंक, द फर्स्ट सब्सिडरी फंक्शन ऑफ बैंक इज़ टू लुक आफ्टर अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कस्टमर। यानी जो भी कस्टमर बैंक के अंदर होता है, अपनी जो बैंक अकाउंट को ओपन करता है, उसकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंक को अपने पास रखनी होती है, राइट, संभाल कर रखनी होती है। बिकॉज अ बैंक हैज़ मेनली 2 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। नंबर 1 इट्स डिपॉजिटर एंड नंबर 2 इट्स बोरोवर। ठीक है। सो एक पैसा जमा करने वाला और दूसरा वह व्यक्ति जो उधार लेने आया है। तो इन सच कस्टमर डू नॉट डू देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक। ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन अपनी बैंक के थ्रू ही करेंगे। डिपॉजिटर डिपॉजिट अपनी बैंक के थ्रू करेगा और बोरोवर बोरोइंग यानी विड्रॉल अपना बैंक के थ्रू करेगा। ठीक है। व्हेन अ कस्टमर राइट्स अ चेक इन फेवर ऑफ अदर पर्सन, यानी एक कस्टमर, कोई मेरा ग्राहक है, उसने एक चेक लिखा, किसी दूसरे व्यक्ति को देना है उसे पैसे, और चेक लिखकर उसने बैंक में उस व्यक्ति को दे दिया, और वो व्यक्ति यानी द सेकंड पर्सन हैज़ बॉट दैट चेक इन द बैंक, then that money has to be paid to that person on the behalf of bank, by behalf of that person who has written the check। यानी पर्सन ए ने पर्सन बी को अगर कोई चेक दिया है, ठीक है, तो वो ए का चेक बी बैंक में लेके आएगा और बैंक ए के माध्यम से यानी ए का पैसा उसी के अकाउंट में से निकाल कर एज अ पेमेंट दे देगा बी को। ठीक है। इसे हम चेक पेमेंट भी कह सकते हैं। इन द सेम वे व्हेन अ पर्सन रिसीव अ चेक फ्रॉम अदर पर्सन, वहीं अगर आप इस केस को बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर बी की कोई बैंक है, उसको कोई चेक मिला ए से, तो वो अपने बैंक में लेकर गया अपना चेक और उसे दिखाया और उसके अकाउंट में उतने पैसे क्या होंगे वो बैंक ट्रांसफ़र कर देगा। और वो कहाँ से ले लेगा पैसे? उस चेक से, उस अकाउंट से जहाँ से वो आपको दिया गया है साइन करके, राइट। सो ये दोनों सिचुएशंस में, राइट, पेमेंट करना और डिपॉजिट करना, ये दोनों ही बैंक चेक के थ्रू कर सकता है, राइट। तो ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, लेन देन हो रहा है, इसका एक पूरा रिकॉर्ड बैंक को रखना है। आज के समय में यानी वर्तमान समय में बैंक परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना हो, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से आज हम करते हैं, जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, राइट, पेटीएम, मोबीक्विक, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फ़ोन पे है आज हमारे पास, उनके थ्रू। इसके अलावा बैंक जो है वो आपके बिल्स भी पेमेंट करता है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है, मनी ट्रांसफ़र करता है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो सब्सिडरी में हम काउंट कर सकते हैं। सेकेंडली, टू डू द ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड विद द फॉरेन एक्सचेंज, यानी अगर हम कोई इंपोर्ट एक्सचेंज से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो हम इन सारी चीज़ों को भी बैंक में इंक्लूड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज के ज़माने में जो ग्लोबल है, मार्केट जो है वो पूरा ग्लोबल हो गया। हम इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो हमें सेंट्रल बैंक की परमिशन यहाँ चाहिए होती है, आरबीआई की परमिशन यहाँ चाहिए होती है। जो भी फॉरेन हम एक्सचेंज करते हैं, जो भी हम पैसा ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, वो सारी सर्विसेज हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते चलनी है। हमारी बैंक रिकॉर्ड करते चलता है और ये बैंक का एक क्या है, सब्सिडरी फंक्शन। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, राइट, जो थर्ड वाला है वो क्या बोलता है, टू इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैंक जो है वो लेंडिंग का काम तो करता है क्योंकि वो उसका एक मेन फंक्शन है, बट यहाँ आप देख रहे हो कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक बैंक दूसरे बैंक के लिए लिख देता है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, द बैंक इंश्योर द पेमेंट टू सर्टेन अमाउंट एंड अ सर्टेन टाइम बाय अ पर्सन मेंशन्ड इन दिस लेटर। यानी बैंक ने क्या बोला है कि मैं इस पर्सन के लिए तरफ से किसी दूसरे बैंक को, ठीक है, यानी बैंक ए ने बैंक बी को एक लेटर लिख कर दिया और वो लेटर किसी पर्सन के बारे में है, वो है एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 बैंक है, बैंक ए, बैंक बी, और पर्सन है एक्स। यानी एक्स पर्सन यानी जो एक्स व्यक्ति है उसे कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, उस दूसरे बैंक से। तो ऐसे समय पर क्या करेगा, वो अपने जहाँ पर उसकी ब्रांच है वहाँ से एक लेटर ले लेगा लिखवा कर, रेफरेंस लेटर,
ठीक है, और वो जाकर उस बैंक में दिखाएगा, उस जगह पर दिखाएगा जहाँ से उससे पैसे लेने, ठीक है। हो सकता है कि वो जगह उस जगह से दूर हो, उसके इलाके से दूर हो, दूसरे देश में हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत काम में आता है, क्योंकि द बैंक कलेक्ट्स द सर्टेन अमाउंट फ्रॉम दैट पर्सन ऑन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी जो जहाँ से आपने वो लोन का लेटर लिया है वहाँ से बैंक जो है वो पैसे ले लेगा आपसे बाद में, पर पहले आपको क्या करेगा, आपको लेटर दे देगा ताकि आप किसी भी बैंक में जाकर उससे पैसे जो है वो निकाल सकें। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ साथ एक और चीज़ लास्ट में दी गई है, लेटर ऑफ क्रेडिट मेक्स द अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन ट्रस्टवर्दी। ठीक है, क्योंकि विश्वास नहीं होगा तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। द बैंक अर्न्स इनकम इन फॉर्म ऑफ कमीशन बाय ऑफरिंग दिस सर्विस। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा तो सिर्फ यही है कि बैंक जो है इसमें बैंक को थोड़ी सी क्या हो जाती है, कमीशन मिल जाती है। इसके अलावा जो चौथा है यानी जो फोर्थ है, इशू ऑफ अ ट्रैवलर चेक। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको, एक बार थोड़ा और डिटेल में आपको बता देता हूँ कि ट्रैवलर्स चेक क्या होता है, ठीक है, और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। आइए ये जानते हैं कि जो ट्रैवलर चेक है, जनरली आज के टाइम में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनको क्या है, पैसा अपने साथ कैरी करना थोड़ा रिस्क भी है, ठीक है, चाहे वो एक देश से दूसरे देश हो। तो ऐसे समय पे वो ट्रैवलर चेक लेकर चलते हैं, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आउट स्टेशन बैंक में या फिर किसी दूसरे बैंक में जाकर एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट साइन करके पैसे वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये एक रिलायबल और ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होता है। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद और ट्रांसफरेबल मीन्स आप इसे आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। द यूज़ ऑफ ट्रैवलर चेक हैज़ बीन डिक्रीज्ड बाय द फैसिलिटी ऑफ एटीएम। यानी जब से एटीएम आया है तब से ट्रैवल चेक बंद हो गया है, अब तो हम डायरेक्टली एटीएम से निकाल सकते हैं, राइट। तो बच्चों, पहले के ज़माने में जब तक एटीएम डिस्कवर नहीं थे तब तक हम ट्रैवलर चेक को ही ज़्यादा यूज़ किया करते थे। इसके अलावा अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो फंक्शन है बैंक का, दैट इज़ डिमांड ड्राफ्ट। तो बच्चों, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, नंबर 5 जो आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, डिमांड ड्राफ्ट इज़ अ चेक रिटन बाय अ बैंक। तो ये बैंक का चेक होता है, जैसे हमारी चेक बुक्स होती है वैसे बैंक की भी एक चेक बुक होती है, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट। और वो डिमांड ड्राफ्ट बैंक लिखता है किसी दूसरे ब्रांच को, ठीक है, यानी उसकी पड़ोसी या उसकी कोई सहायक ब्रांच को, इन द नेम ऑफ पर्सन मेंशन बाय डिमांड ड्राफ्ट इन एन ऑर्डर टू इशू पे और द सम अमाउंट ऑफ पर्सन हुज नेम इज़ रिटन ऑन द ड्राफ्ट। यानी जैसा अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है, सेम वैसा ही वही प्रोसेस यहाँ पर है। बैंक दूसरे बैंक को लिख कर देता है, ठीक है, कि एक्स व्यक्ति को इतने इतने पैसे दे दिए जाएँ, ठीक है, ये हमारी गारंटी पर है, ये व्यक्ति को इतने पैसे दे दिए जाएं। तो ऐसा अगर कोई बैंक लिखता है और ऐसी डिमांड ड्राफ्ट अगर बैंक देता है, जिसे डीडी कहते हैं, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट आपने सुना होगा, जब अमाउंट बड़ी होती है, यूज होती है, तो डिमांड ड्राफ्ट का यूज़ होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिक्वेस्ट बैंक राइट्स द नेम ऑफ रिसीवर ऑफ द मनी ऑफ डिमांड्स ड्राफ्ट एंड अदर ऑर्डर्स द ब्रांच एसोसिएटेड विद पे अमाउंट। तो क्या होता है, तुरंत आपको पैसे मिल जाते हैं। सेंडर पेज द बैंक नॉट ओनली द अमाउंट मेंशन इन द ड्राफ्ट ऑल्सो द कमीशन फॉर द सेम। अब जो सेंडर है, जिसने डिमांड ड्राफ्ट इशू किया है, यानी जो बैंक ने इशू किया है कि भाई इसको इतने इतने पैसे दे दिए जाएँ, उसको पेमेंट के बाद जिस बैंक ने पैसे दिए हैं उससे पैसे भी देने हैं प्लस अपना कमीशन भी देना है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा। इफ़ द बैंक इशू द ड्राफ्ट सच कैन बी इनकैश्ड इन ओन सिटी दैन इट इज़ कॉल्ड पे ऑर्डर। यानी अगर आप एक ही सिटी में रहकर एक बैंक से डीडी इशू करवा के दूसरे बैंक में डीडी इनकैश कर रहे हो तो इसे पे ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, पे ऑर्डर कब कहेंगे, जब वो एक ही सिटी में दोनों ब्रांचेस लोकेटेड हो तो, ठीक है, राइट। तो आप देख रहे हैं हम इसका 6th और लास्ट फंक्शन इस पेज पे, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्रेडिट पर्सन एसोसिएट विद द बैंक। यानी जो भी बैंक में क्रेडिट सिचुएशन उस बैंक की है, उस पर्सन की है, वो उसको टाइम पर बताते रहना। फॉर एग्जाम्पल, द बैंक डज नॉट फ्रीक्वेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन द बेसिस ऑफ विच द ब्रांच इज़ वेल अवेयर एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ कस्टमर। यानी ब्रांच जो भी है, बैंक वो हर टाइम पर बताएगी कि आपका इतना पैसा जमा हुआ है, आपको ये ऑफ़र्स हैं, आपको इतना इंटरेस्ट मिल सकता है, न्यू पॉलिसीज़ के बारे में आपको बताएगी। इन द सेम वे, एनी फर्म्स और इंस्टीट्यूट कंसिडर टू बी द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बैंक मोर रिलायबल सच डीलिंग विद क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड एट दैट फर्म इट्स इंस्टीट्यूट wants to check reliability of a file and institute। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बैंक द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स आज आपके लाइक चाहे वो डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड हो, वो रखे जाते हैं, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल एविडेंस माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि द बैंक इशू सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फॉर द सेम।
यानी जो भी चीज़ें, सॉल्वेंसी क्या होता है, जनरली आपने सुना होगा कि इंसॉल्वेंट हो जाते हैं लोग, ठीक है। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया हो गए, पैसे ही नहीं है, कर्जदार बढ़ गए पर पैसा नहीं है। बट सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट ये आपका गुडविल सर्टिफिकेट होता है। ये वो सर्टिफिकेट होता है जो ये बताता है कि आपकी क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छी है एंड यू आर अ वेरी गुड कस्टमर टू द बैंक, राइट। सो हम कह सकते हैं कि बैंक की लिखी गई जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है हमारी, वो सारी लीगल और एविडेंसिबल होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों लास्ट टू सब्सिडियरी फंक्शन ऑफ बैंक, दैट इज़ नंबर 7, विच इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज एज अ अंडरराइटर। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि व्हेन अ कंपनी कम्स इन द मार्केट फॉर द कलेक्शन ऑफ कैपिटल, यानी अगर कोई कंपनी आई और कंपनी बोल रही है कि मुझे कुछ समय के लिए पैसे चाहिए, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, अपने शेयर्स इशू करती है, ठीक है, हमने समझा हुआ है शेयर्स के बारे में। तो अपने कंपनी ने क्या किया, शेयर्स इशू किए। अब द कंपनी फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू रन द बिज़नेस, इट डज़ नॉट गेट मिनिमम अमाउंट, जितने पैसे चाहिए थे उतने मिले नहीं, ठीक है, और कंपनी को चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसी सिचुएशन में एट दिस टाइम द बैंक इंश्योर द फुल एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। बैंक पूरी पैसे दे देता है उसको और उसको कहता है कि भाई जितने पैसे तुम्हें चाहिए थे मैंने उतने दे दिए, अब आप मुझे एज एन EMI या फिर एज एन सब्सक्रिप्शन इतनी इतनी अमाउंट पे करते रहो, इतनी इतनी अमाउंट देते रहो, ठीक है। इन केस ऑफ रिसीविंग लेस एप्लीकेशन ऑफ अमाउंट, इट कंपेयर अंडर राइटिंग बाय द बैंक, दैट अमाउंट विल बी सब्सक्राइब बाय द बैंक बाय द वे ऑफ बाइंग सिक्योरिटीज़। अब बैंक क्या बोलता है कि अगर पैसे आप नहीं दे पा रहे हो या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी शेयर्स, यानी आपकी कंपनी के शेयर्स, आपकी सिक्योरिटी किसके नाम पर हो जाएगी, बैंक के नाम पर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बैंक क्या बोल रहा है कि एक टाइम पर आप मुझे पैसा नहीं चला पा रहे हो तो हम आपको पैसे दे रहे हैं, ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन अमाउंट मेरे को मिनिमम इतनी चाहिए, आप इतनी भी नहीं दे पा रहे हो तो फिर आपके जो शेयर हैं कंपनी के वो मुझे आपको देने होंगे, ठीक है। ये एक बैंक का 7वां अंडरराइटिंग कहें या फिर सब्सिडियरी कहें फंक्शन होता है। इसके अलावा आखिरी और जो मेन फंक्शन है आज के समय में 21st सेंचुरी में, दैट इज़ टू प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज सच एज अमाउंट ATM, डीमैट, सेफ डिपॉजिट एंड वॉल्ट, ठीक है। सो बैंक आज के टाइम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इन द केस ऑफ ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और डीमैट, ठीक है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, याद रखना इस चीज़ को, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। In addition to this, it is also provide facilities of credit card and debit card to the customers, ठीक है। So what is the difference between credit card and debit card? Hope you all know that, ठीक है। Whatever the money is deposited in the bank, if you want to withdraw that, you can use your debit card, right? And if you want a loan, money as a loan, then it is considered to be the part of credit card. तो याद रखना इन दोनों चीज़ों को, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, या फिर ATM, या फिर डीमैट, या फिर सेफ डिपॉजिट, दिस ऑल आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ सब्सिडियरी फंक्शन एंड दिस 8 फंक्शन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, जो आप लोग लेने वाले हो। सो प्लीज़ मेक इट श्योर दैट थरोली आप इसे अच्छे से याद कर लें। Now we used to move in the next topic of the textbook, which is types of bank accounts. Number 1, as you can see on your screen, that one of the function of bank is to accept deposit, ठीक है। अब accept deposit कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि KYC आपका होता है इसमें, ठीक है। What is KYC? That is know your customers, याद रखना इसको, नो योर कस्टमर्स, ठीक है। अब जो भी बैंक में अगर आप कोई अकाउंट खुलवाते हो, राइट, तो वहाँ आपको KYC करवानी पड़ती है, ठीक है। अब फ्रॉम द कस्टमर एट अ टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू अकाउंट, यानी जब भी कोई नया अकाउंट खुलता है, ठीक है, तो KYC यानी आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका फ़ोटो, इन शॉर्ट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो लग जाते हैं, ठीक है। सो इन द सेम केस ऑफ रूल्स, सेंट्रल बैंक इस सब चीज़ों पर ध्यान रखता है। On the basis of this, we can divide the accounts of these banks into 4 parts, as we have discussed earlier on too. Number 1, it's savings. Number 2, current. Number 3, fixed. And number 4 is recurring. So these are the types of accounts we can say. सबसे पहले savings देख लेते हैं. Saving accounts means the account which is more deposit their savings. यानी जो लोग हैं, जो बचत खाता हम उसे कह सकते हैं, जो लोग पैसे जमा करें एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स इंटरेस्ट जिन्हें मिले। कस्टमर गेट्स द इंटरेस्ट एज पर द अमाउंट एंड एज पर द डेज फ्रॉम विच द अमाउंट रिमेन्स क्रेडिटेड इन द अकाउंट। यानी जब से वो पैसा आपने जितने दिन से, जितनी तारीख से अपने अकाउंट में रखा है, उस अवधि से लेकर एक प्री डिटरमाइंड डेट तक
आप उस पैसे को अगर रखते हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है, चार्जेस देगा। एंड ड्राफ्ट द कैश इन दिस अकाउंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद फिर क्या करेगा बैंक कि आप जनरली एक अमाउंट को क्या करेगा, ड्राफ्ट करेगा, राइट। चाहे आप कह लो कि द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट अ चेक, ठीक है, चाहे वो चेक को डाले या फिर वो ड्राफ्ट डाले या वो कैश, राइट। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाती है, ठीक है। ही कैन विड्रॉ द मनी एट एनी अदर टाइम, कभी भी वो पैसे स्लिप भर के पैसे निकाल सकता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, ठीक है। और बैंक जो है वो अकाउंट होल्डर का मिनिमम बैलेंस रखने की हमेशा बैंक से आपको जो मैसेज आते होंगे या आपने कभी देखा होगा कि भाई मिनिमम बैलेंस हैज़ टू बी मेंटेन इन द बैंक, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो जनरली जो विड्रॉल है सेविंग कैप्स में लिमिटेड होता है, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस समझ सकते हो कि भाई करंट और सेविंग्स में डिफरेंस क्या है, कि सेविंग्स में जो टाइम होता है विड्रॉल वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, यानी आप एक महीने में 2 या 3 या 4 जैसा भी बैंक आपको फैसिलिटी दे, वो एक सर्टेन लिमिट टाइम तक ही आप अपने अमाउंट को निकाल सकते हो, उसमें विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इन द सेम वे दस अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल, यानी किसी भी एक सिंगल व्यक्ति के नाम पर ये खोला जा सकता है, या फिर मोर देन वन पर्सन, या फिर जिसे हम जॉइंट अकाउंट भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जॉइंट अकाउंट के थ्रू हमने खिला लिया। इसके अलावा हमें इसमें नॉमिनेशंस की भी ज़रूरत होती है, यानी आफ्टर यू हु इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर अकाउंट, ठीक है, कौन जिम्मेदार होगा, चाहे वो इनकम हो या पेमेंट हो उससे रिलेटेड, तो ये नॉमिनी यहाँ पर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ दिस अकाउंट यानी सेविंग्स अकाउंट गेट्स द डिपॉजिट ऑन अ लार्जर स्केल ऑफ दिस अकाउंट, यानी जो बैंक है, बैंक का सबसे बड़ा जो यूएसपी अगर कोई है, यानी बैंक पे सबसे ज़्यादा जो अकाउंट खुलते हैं वो सेविंग्स अकाउंट ही खुलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है कि सेविंग्स अकाउंट क्यों इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कैसे बैंक के लिए ये एक मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और एक कस्टमर के लिए मोस्ट यूजेबल प्रोडक्ट, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आज भारत में और पूरे विश्व में यूज़ हो भी रहा है। इसके अलावा सेकेंडली देखते हैं हम यहाँ पर हमारा जो कि है करंट अकाउंट, ठीक है बच्चों। करंट अकाउंट जनरली किसी के नाम, स्पेशली बिजनेस यूनिट या फिर किसी इंडिविजुअल के नाम पे खुलता है, जिसमें कुछ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता, जैसे सेविंग्स में मिलता है, यहाँ नहीं मिल रहा है। नो इंटरेस्ट इज़ प्रोवाइडेड इन दिस, बट द बैंक में कलेक्ट बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं इनके। फैसिलिटीज़ लोन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन दिस अकाउंट, लोन मिलता है, एंड दिस is no limitation in terms of number of transaction in the month in the account. Generally the businessman open this account, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर क्राइटेरिया दी गई है वो क्राइटेरिया अच्छे से आप एक बार समझ लेना बच्चों, कि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब जैसे हमने अभी देखा सेविंग्स के अंदर कि भाई आपको लिमिटेड वे में ट्रांजैक्शंस यहाँ रखनी होगी, बट यहाँ करंट में ऐसा कुछ होता नहीं, यहाँ पर आप कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इन अ मंथ, ठीक है। तो जनरली जो बिजनेसमैन्स होते हैं जिनका लेन देन का हर दिन का काम होता है, ऐसे लोगों के लिए ये बैंक अकाउंट्स बहुत अच्छे होते हैं, और बिजनेसमैन जनरली इसी तरीके के जो अकाउंट होते हैं वो प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा अकाउंट है वो है रेकरिंग अकाउंट, ठीक है बच्चों। आइए देख लेते हैं इसको कि व्हाट इज़ रेकरिंग अकाउंट एंड व्हाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। रेकरिंग अकाउंट जो है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये एक ऐसा अकाउंट होता है, जनरली ये सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खुलता है, ठीक है, खुलता तो सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ इट इज़ कंपल्सरी टू डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ, यानी हर मंथ कुछ अमाउंट आपको इसमें पे करनी ही होगी, ठीक है, ये डिसाइडेड है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सच अमाउंट इज़ हायर देन द सेविंग्स अकाउंट, लोअर देन द फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है, यानी सेविंग से थोड़ा ज़्यादा होता है। सिर्फ इसमें एक कंडीशन जोड़ दी है सेविंग से जोड़कर कि हर महीने आपको कुछ ना कुछ इसमें जमा करना होगा, एक सर्टेन अमाउंट जमा करनी होगी, और बैंक जो है वो सेविंग से आपको ज़्यादा, यानी जो सेविंग अकाउंट में जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फिक्स्ड में मिलता है, ठीक है। तो फिक्स से कम इंटरेस्ट आपको रिकरिंग में मिलेगा। तो यानी इंटरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे फिक्स्ड, नंबर 2 पे रिकरिंग, और सबसे नीचे थर्ड नंबर पे सेविंग्स। रिकरिंग सेविंग से ऊपर इसलिए इंटरेस्ट दे रहा है बच्चों, ध्यान से समझ लेना, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशन दैट एवरी मंथ यू हैव टू सबमिट सम ऑफ द अमाउंट इन दिस, ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। एंड द बैंक पेज द होल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म, यानी जो भी अमाउंट है वो टर्म के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसे हम रेकरिंग अकाउंट कहते हैं। सेविंग्स और रेकरिंग में डिफरेंस समझ गए। रेकरिंग में सिर्फ कंडीशन होती है कि हर महीने कुछ पैसा भरना है, ठीक है, जो भी डिसाइडेड है, और सेविंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ मिनिमम बैलेंस ही मेंटेन करना है, राइट, सेविंग के अंदर।
अब हम बात करते हैं फ़िक्स्ड डिपॉज़िट की, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है बच्चों, तो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैसा कि इसका वर्ड का नाम है फ़िक्स्ड, ठीक है, यानी सब कुछ पहले से ही तय है। फ़िक्स्ड डिपॉज़िट है, इसका मतलब ये होता है कि भाई द सोर्स ऑफ मनी, जहाँ से भी आपने बैंक में पैसे रखे हैं वो आपने फ़िक्स टर्म के लिए, मतलब 1-2 साल, 10 साल, 5 साल, कितने समय के लिए आपने उसको डिपॉज़िट कर दिया है। और जब तक वो टर्म ख़त्म नहीं होता, यानी जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आती, जब तक आपका जो टर्म आपने डिसाइड किया था वो ख़त्म नहीं होता, तब तक आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते, बिकॉज इट वॉज फिक्स्ड। क्योंकि अगर आपने उससे पहले निकाल लिया तो जो इंटरेस्ट आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको फ़िक्स डिपॉज़िट करना है लंबे समय के लिए, एफडी करवानी है, ताकि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। और बस इसकी एक कंडीशन होती है कि आप बीच में पैसे निकाल नहीं सकते, निकालेंगे तो इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। द बैंक गिव्स द डिपॉजिटर रिटर्न गारंटी, ये एक रिटर्न गारंटी होती है कि अमाउंट पे होगी विथ इंटरेस्ट आफ्टर द टर्म, चाहे वो टर्म 2 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो, 20 साल की हो, कितने भी साल की हो, वो टर्म के बाद जो इंटरेस्ट बोला गया है वो आपको ज़रूर मिलेगा, ये बैंक गारंटी करके देती है। एज द कस्टमर कैनॉट विड्रॉज द मनी बिफोर द मेच्योरिटी डेट, जैसा कि मैंने कहा कि अगर 20 साल का एफडी है तो आप 20 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट बोला गया था वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। राइट, अंडरस्टूड एवरीवन? सो एज द कस्टमर you cannot withdraw the money before the maturity date. The rate of interest at a fixed deposit is higher than the savings account and recurring account. ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि फिक्स डिपॉजिट, जो भी फिक्स डिपॉजिट होता है उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो ब्याज है वो कंपैरेटिवली रिकरिंग सेविंग से, करंट में तो खैर मिलता ही नहीं है, ज़्यादा होता है। ठीक है, सो इंटरेस्ट के मामले में फ़िक्स इज़ द बेस्ट वन। और अगर आप इसमें पैसे भी निकालना चाह रहे हैं और आप पैसे रखना भी चाह रहे हैं और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी चाह रहे हैं, तो फिर रिकरिंग इज़ द बेस्ट वन। आपकी ट्रांजैक्शंस अगर महीने में ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा बार बैंक की ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो करंट इज़ द बेस्ट वन। एंड अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करते, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए और पैसे भी आप जब मर्ज़ी चाहें डालें, जब मर्ज़ी चाहें निकालें, तो उसके लिए आपके लिए सेविंग अकाउंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड दैट्स वाई सेविंग अकाउंट्स इज़ वन ऑफ द USPs, यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ बैंक। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये चारों जो अकाउंट हैं वो समझ में आपको आ गए हैं। ये 8 आपने इसके सब्सिडियरी फंक्शन आपने देख लिए हैं और चारों मेन फंक्शन हमने इसके देख लिए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर इज़ बीइंग कंप्लीटेड। प्लीज़ आज का जो होमवर्क है वो मेन फंक्शन और जो सब्सिडियरी फंक्शन है, ठीक है, और जो टाइप्स हैं उसको प्लीज़ शॉर्ट में एक समरी टाइप, एक शॉर्ट नोट टाइप अपनी नोटबुक में लिख लेना। एंड प्लीज़ ब्रिंग दैट नोटबुक व्हेन वी कॉल यू फॉर चेकिंग। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर अटेंशन एंड योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए अपने एजुकेटर गौरव आधुनिक को। विल गेट बैक टू यू सून। इफ़ यू डू हैव एनी कमेंट्स or any confusion, please write it down below, and if you liked it, then please don't forget to share. Thank you so much and have a nice day ahead. Jai Hind.